Hi guys, welcome back to my channel When Humanities is Life. Uh, we have already started with legal profession in India. In this video, we will be continuing with the chapter. This is part 2 of the legal profession. तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सारे लॉयर्स जो है एडवोकेट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स इन सबको इनरोल करना है. अब ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके कुछ फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. Now, it was established by the Parliament by the Advocates Act of 1961, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. There are three primary functions. First of all, regulatory functions, legal educational functions and representative functions. Regulatory functions मतलब ये स्टैंडर्ड्स है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट की, कैसे बिहेवियर होना चाहिए एक लॉयर की, जो डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन है, ये सारे एक्सरसाइजेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया करते हैं. कौन सी फंक्शन की अंडर? रेगुलेटरी फंक्शन. ठीक है. फिर लीगल एजुकेशनल फंक्शन, इट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर लीगल एजुकेशन एंड ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बैंगलोर में जो फर्स्ट नेशनल लॉ स्कूल है एन आर माधवा मेनन ने जिसको इस्टेब्लिश किया था, ऐसे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है लीगल एजुकेशनल फंक्शंस में रेगुलेट करते हैं. और फाइनली रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस. अब हमारे 1.25 मिलियन लॉयर्स जो है, इतना बड़ा कम्युनिटी है, तो उन लोगों का कुछ तो राइट्स होंगे. जैसे कि पैंडमिक है सपोज, तो कितने दिनों तक कोर्ट बंद है, तो उनके जो लाइवलीहुड है वो कैसे चलेंगे? दे कैन नॉट अर्न ड्यूरिंग द पैंडमिक. तब उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड दैट्स द रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन. The representative function includes the BCI granting rights, privileges and interests of the advocate, protecting these interests. ठीक है. अभी आपकी जो BCI है बुक में, उसके फंक्शंस बहुत हैफाजर्डली लिखा है जिसमें आपको कभी याद नहीं आएंगे. तो हमने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया है 3 कैटेगरीज में: रेगुलेटरी फंक्शन, लीगल एजुकेशनल फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन में. और ये जो कुछ सेपरेट पॉइंट्स, इसको हमने सेपरेट पॉइंट्स के अंडर लिख दिया है. तो आप एक बार इसे पढ़ ले, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट. जस्ट अ सेकंड, आई होप यू कैन सी दिस. राइट. तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिए. आई नो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट. तो यहाँ से शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है? इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर एडवोकेट्स. गाइस, दिस इज सो ईजी. ये ही जो है आप एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए. ठीक है. एंड सेकेंडली, प्रोसीडियर टू बी फॉलोड बाई इट्स डिसिप्लिनरी कमिटीज. ये भी सेम पॉइंट है. एंड दैट आर द स्टेट बार काउंसिल्स. कुछ नहीं है. और फिर लीगल एजुकेशनल फंक्शंस, 4 ऐसे फंक्शंस है. पहले तो प्रोमोटिंग लीगल एजुकेशन, laying down standards for legal education in consultation with universities and state bar council. It recognizes universities whose degree in law shall be a qualification. Then ये कुछ सेमिनार को भी कंडक्ट करते हैं लॉयर्स, मतलब एमिनेंट लॉयर्स को देख के, जूरिस्ट को देख के. इट रिकोगनाइजेस ऑन रेसिप्रोकल बेसिस द फॉरेन क्वालिफिकेशंस. फिर जो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस है उसके अंदर 2 ही पॉइंट है. पहले तो द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स सेम है, उसे सेफगार्ड करते हैं. और प्रोमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म. लॉ रिफॉर्म मतलब लॉ ऑब्वियसली स्टैग्नेट नहीं हो सकते. जो लॉ इंडिपेंडेंस के टाइम में है वो अभी ऑब्वियसली मीनिंगलेस ही होगा, क्योंकि टाइम चेंज होते जा रहे हैं, न्यू डिमांड्स आ रहे हैं, तो इसीलिए लॉ रिफॉर्म्स ज़रूरी है. एंड सेपरेट पॉइंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि ये पुअर को लीगल एड देते हैं. इट मैनेज एंड इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड इट डिस्पोजेस ऑफ एनी मैटर रेफर टू इट बाय अ स्टेट बार काउंसिल. दैट्स इट. फिर हम आते हैं लॉयर्स एंड प्रोफेशनल इथिक्स. ये जो हमारे रेगुलेटरी फंक्शन है ना BCI के, तो ये क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करते हैं. ये सब डिटेल्स में जो स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे है. देख लीजिए, बहुत ही आसान जगह है. पहले ड्यूटीज टुवर्ड्स द कोर्ट द लॉयर्स हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैज़ टू एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर, रिस्पेक्ट द कोर्ट, and they should not communicate privately with the judge to impair impartiality. मतलब अगर एक लॉयर कोर्ट में जाके डायरेक्टली जज के साथ बात करते हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स या किसी भी चीज़ पे, वो नहीं कर सकते ऐसे, बिकॉज तब इम्पार्शियलिटी मतलब नॉन जजमेंटल जो डिसीजन है जो कि जज लेते हैं वो इफेक्ट हो सकता है. वो इलीगली एक्ट नहीं कर सकते
मतलब इलीगली बिहेव नहीं कर सकते ऑपोजिशन पार्टीज से. एंड द लॉयर शुड रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स हु इंसिस्ट ऑन अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स. सपोज कोई क्लाइंट्स है और एक लॉयर्स को वो इंसिस्ट करते हैं कि आप ऐसे गलत काम कीजिए, तो ऐसे क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने से इन लोगों को मना कर देनी चाहिए स्ट्रिक्टली. फिर lawyers are also expected to uphold and maintain the values of the profession. ठीक है. फिर एडवोकेट्स ड्यूटी टूवर्ड्स द क्लाइंट. क्लाइंट की और उन एडवोकेट्स की ड्यूटी क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग बाउंड टू एक्सेप्ट ब्रीफ्स. ब्रीफ्स मतलब जो वकालत है, वकालतनामा, जिसमें सारे डिटेल्स है केसेस की, जो सारे मैटर्स एंड इंसिडेंट्स है जिसके लिए ये कोर्ट बैटल हो रहा है, वो सारे जो चीज़ें हैं. सी, रियल लाइफ में बहुत कुछ होता है, बट जो आइडियली होना चाहिए वही बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ हमें पढ़ा रहे हैं. और हम जब लॉयर्स बनेंगे तो हमें बिल्कुल ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए वर्क करना है. ठीक है. द सेकंड पॉइंट क्या है? नॉट टू विदड्रॉ फ्रॉम सर्विस. अच्छा, सो फर्स्ट पॉइंट लेट मी एक्सप्लेन इट यू. वी शुड एक्सेप्ट द ब्रीफ्स फ्रॉम द क्लाइंट्स बिकॉज ऑब्वियसली लोग लॉयर के पास खतरे में ही आते हैं, राइट. तो अगर एक एडवोकेट कहे कि आपके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है इसलिए हम आपके ब्रीफ नहीं लेंगे, तो ये बहुत ही गलत एंड इमोरल है. सेकंड पॉइंट, वी शुडंट रिफ्यूज टू withdraw from service. We shouldn't refuse to, just a second, we should not appear in matters where the lawyers themselves are a witness and not to suppress material evidence. अब ये सब बहुत ज़्यादा होता है रियल प्रैक्टिस में. फिर दे शुड मेंटेन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है? जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो कोर्ट बैटल्स है, काफ़ी इंस्टेंसेस में कुछ सेंसिटिव फैक्ट्स को लेके ही ये बैटल होते हैं, और एक लॉयर को एक क्लाइंट की बात दूसरे क्लाइंट को नहीं बताना चाहिए. इसे ये हर प्रोफेशन में है. जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है. लॉयर्स, डॉक्टर्स, सबको इसे फॉलो करना है. नॉट टू इंस्टिगेट लिटिगेशन मतलब क्या? सी, जितना लॉन्ग ड्रॉन एक कोर्ट बैटल होगा उतना ज़्यादा एक लॉयर पैसे ले सकता है क्लाइंट से, क्योंकि हम इतने दिन अपीयर कर रहे हैं कोर्ट में, ऑब्वियसली आई विल टेक मनी. बट द लॉयर शुडंट इंस्टिगेट द लिटिगेशन. ये लिटिगेशन को बढ़ावा वो नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पार्टीज टू पे द लॉयर फॉर सो मेनी डेज. देन शुड नॉट चार्ज कॉन्टेंजेंसी फी डिपेंडिंग ऑन द प्रोबेबल रिजल्ट. अब एक लॉयर को पता है कि हम इस केस में जीतेंगे तो आपको हमें ज़्यादा पैसे देने हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत गलत है, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिटेल्स में इस्टेब्लिश करता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. फिर क्या है? जनरल ड्यूटी है टू इंश्योर दैट हिज और हर इंटरेस्ट डजंट क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट विद द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, बोथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एंड शुड रिफ्यूज टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द रिलेशन. सी हियर, सपोज एक बेंच मतलब जो जज है, जज अगर लॉयर की रिलेशन है, सपोज एक जज है उसी के बेटे एक लॉयर है, तो ऑब्वियसली एक फादर अपने बेटे की फेवर में ही रूलिंग देंगे. तो तब तो जस्टिस डिलीवरी जो सिस्टम में है दैट इज़ नॉट इम्पार्शियल, इट्स बीइंग अफेक्टेड बाय फेवर. तो ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए. जब एक लॉयर एक लॉयर को कभी भी अपने रिलेशन के सामने अपने केस को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, उसे केस छोड़ देना चाहिए. लास्ट पॉइंट, शुडंट नेगोशिएट डायरेक्टली विद द अपोजिंग पार्टी, शुड कैरी आउट लेजिटिमेट प्रोमिसेस मेड. ये पॉइंट में भी समझाने की कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है. ये लॉयर्स डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं करते हैं अपोजिंग पार्टी से. फिर ये जो इतने सारे रूल्स है, अगर ये एक लॉयर या फिर एक एडवोकेट तोड़ते हैं तब उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाता है, एंड इट कैन रिजल्ट इन सस्पेंशन एंड डिबारमेंट. डिबारमेंट मतलब बार से उन्हें निकाल दिया जाते हैं. नाउ the most interesting part of your syllabus, advertising by lawyers. Advertising is strictly prohibited by Bar Council of India. क्यों? क्योंकि सी, इंडिया में और काफ़ी सारे अलग देशों में भी लॉ को एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है. जो लॉयर्स हैं वो एक नोबल काम कर रहे हैं. दे आर फाइटिंग इन बिहाफ ऑफ जस्टिस. व्हाट दे कैनॉट डू, दे कैनॉट प्रमोट देमसेल्व्स थ्रू circulars, advertisements, touts, personal communications, and interviews. And they also cannot furnish inspiring newspaper comments or produce photographs to be published in connection to cases. जो इतनी सारी important cases है. For instance, मैं just एक example देती हूँ. हमारे जो
केशवानंद भारती केस है, आप सब जानते ही होंगे। 1973 में ये केस हुआ था, मतलब डिसीजन आया था, और in this case the concept of basic structure emerged. This case is almost immortal for the legal study student and for the legal career entirely. तो जो लॉयर्स एसोसिएटेड है, क्या वो इस केस के बाद हर जगह एडवर्टाइज करें कि हम थे इस केस के लॉयर्स? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब ये जो हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये रूल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है अब। देर इज़ एन अमेंडमेंट विच परमिट्स द लॉयर्स नाउ टू फर्निश सम इंफॉर्मेशन। सिर्फ 5 इंफॉर्मेशन वो दे सकते हैं, कहाँ? उनके इंटरनेट में जो वेबसाइट है वहाँ। नेम ऑफ द लॉयर एंड द नेम ऑफ द फर्म मतलब एक जो ग्रुप है, एक टीम जो है जहाँ पर ये लॉयर बिलोंग करते हैं। फर्म मतलब आप समझ गए होंगे। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैसे उन्हें कॉन्टैक्ट की जा सकती है। डिटेल्स ऑफ एनरोलमेंट विद द बार, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या क्या पढ़ाई किया है उन्होंने। एरियाज ऑफ प्रैक्टिस, मतलब एरियाज डिफरेंट। कंज्यूमर एक एरिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक एरिया है, फिर कॉरपोरेट लॉ एक अलग सा एरिया है, फिर फैमिली जस्टिस सिस्टम में एक अलग सा एरिया है। तो ये सारे 5 जो इन्फॉर्मेशन है अभी लॉयर्स दे सकते हैं इंडिया में।